हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ नेशन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें दो आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 हमें कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये मतलब है इंसानों को खरीदना या बेचना। बेसिकली इंसानों का जो स्मगलिंग होता है, जो बिजनेस होता है, उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। एंड फोर्स लेबर मतलब आपके इच्छा के खिलाफ आपसे काम कराना। ये दोनों ही चीज़ इस आर्टिकल के द्वारा प्रोहिबिटेड है। एंड कोई व्यक्ति अगर ये चीज़ कर रहा है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, जिसके लिए उसे सज़ा मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ये आर्टिकल हमें ये कहता है कि कोई भी चाइल्ड जो 14 ईयर्स के अंडर है वो किसी हजार्डस प्लेस में काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे जगहों पर काम करता हुआ दिखे तो उस एम्प्लॉयर को लाइबल हेल्ड किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इस आर्टिकल का मतलब ये है कि एक पर्सन अपने मर्जी से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है एंड उसे प्रचार कर सकता है। इस आर्टिकल में कंसाइंस का मतलब है द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड प्रोपोगेशन का मतलब है स्प्रेड करना। आर्टिकल 26 हमें कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। सपोज़ कोई एक रिलीजियस फेस्टिवल है या फिर कोई एक्टिविटी है, तो उसे मैनेज करने का फ्रीडम हमें इस आर्टिकल में दिया गया है। इस आर्टिकल में कुछ राइट्स हैं, जैसे कि एक रिलीजियस एक्टिविटी के लिए इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश एंड मेंटेन कर सकती है, और मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को ओन एंड एक्वायर कर सकती है, और उसमें अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इस आर्टिकल का मतलब जब भी कोई रिलीजियस ग्रुप अपने रिलीजन को प्रमोट करता है या अपने रिलीजियस ग्रुप को मेंटेन करता है तो उन्हें टैक्स नहीं भरने का एक बेनिफिट मिलता है। दे आर नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्सेस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इस आर्टिकल का मतलब कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देने का हमें फ्रीडम होगा। जैसे कि मदरसे में उन्हें उनके रिलीजन के बारे में बताया जाता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है। और जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल्स में क्रिसमस के दिन उसे सेलिब्रेट किया जाता है एंड कुछ प्रेयर्स होते हैं। एंड बाकी सारे हिंदू स्कूल्स में पूजा होती है। तो ये सारी चीज़ें करने का हमें राइट है, और ये राइट हमें आर्टिकल 28 देती है। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अभी हम हमारे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट में जाते हैं, दैट इज राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें दो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। हमारे कंट्री में बहुत सारी माइनॉरिटीज़ है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, सिखिज़्म हो गया, और भी काफ़ी ग्रुप्स है। ये आर्टिकल हमें बताता है कि ये सारे माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन्हें इनके डिफरेंट लैंग्वेजेस या कल्चर के लिए इन्हें डिस्टिंक्ट नहीं किया जाएगा। इनके पास इनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए अपना राइट होगा। और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट के द्वारा मेंटेन की गई है, उसमें इनको एडमिशन्स के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस आर्टिकल का मतलब जो माइनॉरिटीज़ है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर सकती है एंड उसमें अपने ग्रुप के लोगों को प्रेफरेंस दे सकती है एंड अपने कल्चर के बारे में नॉलेज स्प्रेड कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है खालसा कॉलेज जो मुंबई में है। उसमें सिख लोगों को प्रेफर किया जाता है एंड उसमें सिख रिलीजन के बारे में प्रचार किया जाता है। अभी हम नेक्स्ट और फाइनल फंडामेंटल राइट देख लेते हैं, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट हमें आर्टिकल 32 के द्वारा दी गई है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, तो उसी तरह अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्टली इस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। हायर कोर्ट्स जब भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तभी रिट्स इशू करती है ताकि उन्हें रिलीफ मिले। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानने वाली ये है कि रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इशू करती है, लेकिन आर्टिकल 32 में हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स। हमने सारे फंडामेंटल राइट्स कवर कर ली है। चलिए अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। तो ये है हमारा आज का एमसीक्यू। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और आपको इसका आंसर मेरे ये पार्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा। आई होप आपको फंडामेंटल राइट्स क्लियर हो गया रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो। और अगर आपको इस एमसीक्यू का आंसर ना मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आने वाले वीडियोस में हम कॉन्स्टिट्यूशन के रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।